नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। ये जो है हमारा बीए 4th सेमेस्टर पार्ट बी का यूनिट नंबर 1 है। इसमें हम प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो में हमने प्रसार शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता कवर किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कि प्रसार शिक्षा जो है उसके सिद्धांत क्या होते हैं। प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसार शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण तथा निश्चित सिद्धांत होते हैं। प्रसार शिक्षा में सिद्धांतों का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जो प्रसार दर्शन को सफल बनाने के लिए जरूरी होते हैं, जिनकी वजह से प्रसार कार्य जो होता है वो सफल होता है। अतः ऐसे कार्य जो व्यक्ति का विकास इस प्रकार से करें कि जिससे वह स्वावलंबी बन सकें, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत यही कहलाते हैं। तो कुल मिला के जो सिद्धांत होते हैं उन्हीं की मदद से जो प्रसार शिक्षा का कार्य होता है वो सफल होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के विकास को बढ़ाते हैं और व्यक्ति को स्वावलंबी बनने में मदद करते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत है। इसमें क्या है, संस्कृति में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी प्रसार के ना होने पर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन समाज के विकास के लिए आवश्यक होता है। परिवर्तन कार्यकर्ता को ग्रामीण लोगों का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो परिवर्तन ही सृष्टि का नियम होता है, हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो पहले जो सांस्कृतिक चल रही थी, अब वो संस्कृति नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ बीच में परिवर्तन होता रहता है। अब है सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए लोगों को संस्कृति के अनुसार शैक्षिक विधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। भारत में विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति निवास करते हैं, इसीलिए इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो सभी के लिए सही हो। जैसे उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में लोगों की संस्कृति पर विचारधारा में पर्याप्त भिन्नता होती है। जैसे अलग अलग राज्य के जो लोग होते हैं उनकी संस्कृति, विचारधारा, सभी चीज़ में अंतर पाया जाता है। तो जो हमारा संस्कृत होता है उसके विकास में जो अंतर देखा जाता है, ये सिद्धांत उसमें होता है। अगला है सहयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्य के पीछे ग्रामीण लोगों तथा प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति के लिए मिलकर कार्य करने की भावना निहित होती है। इसी वजह से सहयोग की वजह से ही ये जो कार्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य होता है तभी सफल होता है। अगला है मूल संगठन का सिद्धांत। ग्रामीण समुदाय में कार्य समूह कई तरीके के होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को योजना बनाते समय उनकी रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान देना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उसी के हिसाब से हमें प्लान बनाना चाहिए। कुछ छोटे समूहों के लिए जो प्रसार कार्य उन पर लागू होते हैं वो उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होते हैं, इसीलिए ये कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाता है। अगला है रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत। इसमें भी वही हो गया कि ग्रामीण लोगों की ऐच्छिक रूप से प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए, उनकी अपनी खुद की इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। इसे प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण परिवार की रुचियां एवं आवश्यकताओं से प्रारंभ करना चाहिए। जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं, जो रुचि दिखा रहे हैं, जिनकी आवश्यकता है, उन्हीं को प्रायोरिटी देना चाहिए, उन्हीं लोगों को पहले शामिल करना चाहिए। उसके बाद है संतुष्टि का सिद्धांत। विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि बहुत आवश्यक है। जब तक वो संतुष्ट नहीं रहेंगे कार्य सफल नहीं हो सकते हैं। इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है। यदि लोगों में कार्यक्रम में भाग लेने से संतुष्ट नहीं है तो भविष्य में कभी कार्यक्रम जो हो रहा है वो भाग भी नहीं लेंगे और वो कार्य सफल भी नहीं होंगे। उसके बाद है स्वावलंबन का सिद्धांत। जब व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता करने को तत्पर होता है, तैयार होता है, तब उसमें आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबन की भावना जागृत होता है। अगर जब कोई व्यक्ति खुद से कार्य करने के लिए तैयार है तो वो इंटरेस्टेड भी होगा, स्वावलंबन भी होगा, आत्मनिर्भरता भी होगी। लेकिन अगर कोई उसे ज़बरदस्ती कार्य कराया जा रहा है तो उसमें ये तीनों ही क्वालिटियाँ नहीं होंगी जो कि उसमें बाधक उत्पन्न होगी। उसके बाद है समता का सिद्धांत। गांव में विविध धर्म, संप्रदाय एवं जाति के लोग रहते हैं। इसमें रीति रिवाज, मान्यताओं एवं संस्कृति में अंतर पाया जाता है, किंतु आगे बढ़ने पर सभी को समान अवसर और समानाधिकार प्राप्त होना चाहिए। जैसे अलग जो जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, तो सभी को समान अधिकार देना चाहिए, तभी साथ में सबका विकास हो सकता है। अगला है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। स्वतः प्रेरणा प्रसार शिक्षा का सार तत्व है। प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य कर्तव्य व्यक्तियों को उत्प्रेरित करके आत्मोत्थान की ओर ले जाना है। ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करना चाहता है। जब तक व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वो कोई दूसरा व्यक्ति उसको तैयार नहीं कर सकता। अगला है हिस्सेदारी का सिद्धांत। अच्छा प्रसार कार्य गाँव वालों की सहायता करता है और उन्हें अपनी समस्याओं को पहचानने एवं उन्हें सुलझाने
सुलझाने में सहायक होता है। ये डिपेंड करता है जो प्रसार कार्य करता है उसकी क्वालिटियाँ क्या है। अच्छा प्रसार कार्य वह होगा जो गाँव को सहायता करेगा और उनकी समस्या को पहचानवाएगा, उनकी सुलझाने में मदद करेगा, तभी जो गाँव वाले लोग हैं इंटरेस्टेड होंगे और उन पर विश्वास करेंगे। अगला है मूल्यांकन का सिद्धांत। शिक्षण के परिणाम बिना पक्षपात के निश्चित किए जाने आवश्यक हो, जिसमें किसी भी तरीके की पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रसार कार्य उचित दिशा में है यह जानने के लिए विकास का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए और फिर जिससे यह कार्य सही किया जाए उसको बार बार चेक करना चाहिए कि जिस कार्य में जिस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं वो दिशा सही है, इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। अगला है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। अन्य विशेषज्ञों के समान कृषि विज्ञान तथा गृह विज्ञान की भी तीव्रता से विकसित हो रहे हैं। ऐसा किसी एक क्षेत्र में दक्षता बनाए रखना एक निरंतर कार्य है। तो हर एक क्षेत्र में एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं, तो इस क्षेत्र में भी एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ का सिद्धांत होता है। अगला है कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। जो कार्य करके सीखने का जो सिद्धांत होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत शीघ्र समझ में आता है। जैसे व्यक्ति स्वयं कार्य करके जो सीखता है उसमें अस्थायित्व होता है, फिर वह उसको भूलता नहीं है और शीघ्र ही तथा अधिक मात्रा में सीख सकता है। यह प्रसार शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष होता है कि स्वयं करके सीखना। शिक्षण विधि के प्रयोग का सिद्धांत। जैसे इसमें क्या है, गांव में विभिन्न लोग तथा समूह होते हैं। यह लोग समय तथा ज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के होते हैं, अलग अलग समय अलग अलग नॉलेज के होते हैं। अतः एक ही विधि सभी को सूचना देने के लिए उपयोगी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीके से हम सभी को पढ़ाएं तो वह सही होगा। कुछ लोगों को मानसिक स्तर अलग अलग होगा, कुछ लोग को ज़्यादा समझ में आता होगा, कुछ को कम, कुछ को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर सभी को हम एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो सभी को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उनके लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत। ये जो प्रसार शिक्षा होता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि पूरे परिवार के लिए होता है। अगर परिवार के लिए होगा तो उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पति पत्नी हैं, जितने भी परिवार में सदस्य होंगे उनका साथ साथ विकास होता चलेगा तथा सभी का विकास होगा और जो कार्यक्रम हमारे हैं वो सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें इतने प्रकार के सिद्धांत थे। अब हम आगे देखते हैं। अब है प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, मतलब प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आगे हम देखते हैं। वर्तमान युग परिवर्तन का युग है। तीव्र गति से भागती हुई दुनिया में प्रतिदिन नए परिवर्तन होते रहे हैं। आज जिस वस्तु का आविष्कार होता है कल वह पुरानी हो जाती है। इतना तेजी से आविष्कार हो रहा है कि एक एक दिन में इस वस्तु पुरानी हो रही है और उसका स्थान कोई अन्य वस्तु ले लेती है। वर्तमान तकनीकी युग में शिक्षा की स्थिति भी यही है। किसी भी कार्य प्रणाली अथवा पद्धति का विकास होता है, कल नई खोज के विकास के साथ वह पुरानी पड़ जाती है। तो इस तरीके से रोज़ नए नए परिवर्तन, रोज़ नए नए विकास हो जा रहे हैं और जो हो रहे हैं और जो पहले वाला है वो पुरानी होती जा रही है। इसीलिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हमें है, क्योंकि जो नई नई खोज हो रही है वो प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही हमें पता चलेगा, नहीं तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी तथा हम उसका उपयोग भी करना नहीं सीख पाएंगे। तो प्रसार शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम नई नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में हो रहे शोधों तथा तकनीकी विकास की जानकारियाँ प्रसार शिक्षा द्वारा ही मिलती हैं। लोग अपने ही व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी समस्याओं को दूर करने, अपनी गलतियों को सुधारने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। यह मानव के व्यवहार में 3 तरीके से परिवर्तन लाती है। अगर जो प्रसार शिक्षा होती है, अगर पर्सनल मनुष्य के व्यवहार में देखा जाए तो 3 तरीके की परिवर्तन लाती है। पहला होता है उसके ज्ञान में परिवर्तन। जो भी व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वो उसका ज्ञान बढ़ जाता है, उसके ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। फिर उसकी योग्यता में परिवर्तन और उसका व्यवहार व अनुभव में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यही मुख्य 3 तरीके के परिवर्तन होते हैं प्रसार शिक्षा के माध्यम से। इसमें जो प्रथम परिवर्तन सूचनाओं और व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा है। इसके अंतर्गत अनाज को सुरक्षित रखना, विभिन्न रासायनिक खादों का उपयोग करना और कृषि का उत्पादन का सही बाजार आदि जानकारी प्रयोग करना है। और जो द्वितीय परिवर्तन है वो योग्यताओं का विकास करना है। इसमें लोगों की योग्यताओं और आदतों का सुधारना और सम्मिलित करना है, उसे अच्छे से और विकास करना है। उसके बाद अगला जो तीसरा है, गांव के लोगों में वांछित व्यवहार और विचारों में बदलाव के लिए तृतीय परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरीके से यही 3 मुख्य परिवर्तन होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं।
अतः प्रसार शिक्षा से आशय लोगों को ज्ञान देना, उनकी विचार शक्ति का विकास करना और मानव में व्यवस्थित, वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रसार शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा होती है। चारों दिशाओं में इसका क्षेत्र फैला हुआ होता है। यद्यपि आमतौर पर यह धारणा है कि उसे समझना बहुत ही सरल है, तथापि इसके विविध आयामों को समझने के लिए पैनी व्यावसायिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की, मेहनत से समझने की आवश्यकता होती है। इस कारण से इसे कुछ ही सही व्यक्ति अर्थों में समझ पाते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि बहुत ही सरल विधि है, लेकिन इसके जो विविध आयाम होते हैं वो कठिन हो जाते हैं। उसके बाद आगे है प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण। अगर वर्गीकरण की बात करें तो रोज़मर्रा के विभिन्न उपयोगी ज्ञान और नवीन खोजों की जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुंचाना ही प्रसार शिक्षा है। जो रोज़ नई नई खोज हो रही हैं उसको कैसे ग्रामीण लोगों तक पहुंचाया जाए, यही प्रसार शिक्षा होता है। और उनके विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग जानकारी ही प्रसार शिक्षा के वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। विभिन्न आधार में जैसे खेती, उद्योग, गृह विज्ञान, डेयरी, पशु तथा स्वास्थ्य आदि हैं। अतः इस प्रकार प्रसार शिक्षा को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है वो किन किन तरीके से फैला हुआ, कितने, जैसे स्वास्थ्य प्रसार, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी उन उपयोगी जानकारी को ग्रामीण जनता तक पहुंचाना स्वास्थ्य प्रसार कहलाता है। उसके बाद है गृह विज्ञान प्रसार, महिलाओं को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित उपयोगी जानकारी देना गृह विज्ञान प्रसार कहलाता है। उसके बाद है कृषि प्रसार, कृषि संबंधी समस्त ज्ञान प्रसार कृषकों को प्रदान करना कृषि प्रसार कहलाता है। अगला कृषि यांत्रिकी प्रसार, इसमें कृषि संबंधी उपकरणों का उपयोग, रख रखाव, मरम्मत आदि के संबंध में उपयुक्त जानकारी जो कृषक होते हैं उनके तक पहुंचाया जाता है। अगला है डेयरी प्रसार, पशुओं के चारे, उनकी देखभाल, नस्ल आदि की जानकारी की कौन सी नस्ल होती हैं जिन्हें हमें ज़्यादा लाभ होगा या अच्छा दूध प्राप्त होगा, प्रदान करके जिसके उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और दूध व उसमें संबंधित पदार्थों का उत्पादन एवं उपयोग किया जा सके। अगला औद्योगिक प्रसार, उद्योगों के प्रबंधन तथा संचालन के संबंध में उपयोगी ज्ञान ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना होता है। अगला है पशुपालन तथा पशु चिकित्सा प्रसार, इसमें पशुओं के भोजन, प्रजनन, पशुओं की देखभाल संबंधी आवश्यक ज्ञान पशुपालकों तक पहुंचाना और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी और रोगों से संबंधित जानकारी प्रदान करना। तो इस तरीके से इतने भागों में हम प्रसार शिक्षा को वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।